नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार पटेल द हंसमाइली एजुकेशन बुंदेलखंड के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं और आप इस YouTube चैनल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। इस भारतीय संविधान में शुरुआती तौर पर संविधान सभा का गठन, सदस्य, उसके बाद अनुसूचियों के बाद देखा जाए तो आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल्स में शुरुआती आर्टिकल्स भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 के बारे में मुख्यतः बात करेंगे, जिसमें आपके आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 100 आर्टिकल्स के बाद तक बताने की बात करेंगे। आज का मोटिवेशनल कोड है ए मुसाफिर चलना तो शुरू कर, छाले भी मिलेंगे, थकान भी मिलेगी। एक समय ऐसा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मुस्कान भी मिलेगी। दोस्तों, इस मोटिवेशनल कोड के साथ आज बढ़ते हैं आगे और भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, कठोर संविधान है एवं लिखित संविधान है। इस संविधान की यदि शुरुआत की बात करें कि भारतीय संविधान का जो लेखन है कब से स्टार्ट हुआ, कब से बनना स्टार्ट हुआ और बनते समय क्या कंडीशन हुई और क्या कंडीशनें आई जिसके द्वारा भारतीय संविधान को बनाने की बात कही है, तो ये डिपेंड करता है आपके भारतीय इतिहास की स्थिति को देखते हुए। जैसा कि आपने भारतीय इतिहास में देखा होगा, 1940 में पाकिस्तान की मांग को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना के रूसते हुए सुझाव को देखते हुए माउंटबेटन योजना ने अंततः यह निर्णय लिया कि भारतीय संविधान के रूप में एक पाकिस्तान नाम का राज्य भी होगा, जिसका एक अलग संविधान होगा। तो यहीं से भारतीय संविधान की नींव पड़ती है। तो भारतीय संविधान की यदि बात करें, जो भारतीय संविधान है, यदि इसकी पहली बैठक की बात करें तो जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसके बाद भारतीय संविधान निर्माण की जो द्वितीय बैठक है वो स्टार्ट हुई 11 दिसंबर 1946 में। कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में। और इस सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है, इसे बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इसके बाद जो तृतीय बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 की डेट मुख्य है, ये तृतीय बैठक थी। यहां पर ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया, अर्थात यही वो सभा थी जहां से भारतीय संविधान बनना आरंभ हुआ। एक्चुअली में भारतीय संविधान सभा निर्माण की प्रथम बैठक 1946 में 9 दिसंबर से स्टार्ट हुई, परंतु मुख्य रूप से जो शुरुआत हुई अर्थात प्रस्तावना पारित की गई, वो कब पारित की गई? 1946 में। यहां से हमारा भारतीय संविधान बनना आरंभ हुआ और लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात और 63,96,729 रुपए खर्च करके भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। इसके बाद बात करते हैं, जब हमारा भारतीय संविधान बनना स्टार्ट हुआ तब हमारे भारतीय संविधान की सभा की जो प्रथम बैठक थी, इसमें 389 लोगों ने भाग लिया। कितने लोगों ने भाग लिया? 389 लोगों ने भाग लिया। इस समय इसमें 15 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिलाएं सदस्य थी।
परंतु जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात, उस समय हमारी डेट थी 22 जनवरी 1947। इस समय लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई। कौन सी आई? लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई। और इस योजना के पश्चात भारतीय राष्ट्र के 2 हिस्से कर दिए गए। एक हमारा भारत, अखंड भारत के कितने हिस्से हो गए? 2। एक भारत और एक हमारा पाकिस्तान। इसमें जो हमारे सदस्य थे, सदस्यों का भी बंटवारा होगा, जिसमें 389 जो टोटल सदस्य थे, इसमें से 90 सदस्य कहां पे चले गए? पाकिस्तान में। और भारत के पास कितने सदस्य बचे? 299 सदस्य बचे। कितने सदस्य बचे दोस्तों? 299 सदस्य बचे। इसके पश्चात यदि बात करें, यहां तक तो हमारा भारतीय संविधान की बात की मैंने। प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक। ध्यान रखना दोस्तों, तृतीय बैठक बहुत आईएमपी है। ऐतिहासिक प्रस्ताव किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। इसके बाद बात हुई लॉर्ड माउंटबेटन योजना की, जिसके तहत भारत के अखंड भारत के 2 हिस्से कर दिए गए, भारत और पाकिस्तान। सदस्यों की बंटवारा हुआ। 389 में से 90 सदस्य हमारे पाकिस्तान के पास चले गए, 299 हमारे पास शेष सदस्य बचे। दोस्तों, इस तरीके से हमारे भारतीय संविधान का गठन हुआ। भारतीय संविधान के गठन के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई। कितनी समितियां बनाई गई दोस्तों? 22 समितियां बनाई गई, जिसमें से कुछ समितियां निम्न हैं। इन समितियों के जो अध्यक्ष हैं, उनके लिए ध्यान रखना है। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर बनाई गई कौन सी? प्रारूप समिति। इसके बाद झंडा समिति। इसके बाद नियम समिति। नियम समिति के बाद मौलिक अधिकार समिति। और इसके बाद कार्य संचालन समिति। एवं संघ समिति। ये कुछ समितियां प्रमुख हैं, जिसके अध्यक्षों को हमें ध्यान से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि प्रारूप समिति की बात की जाए दोस्तों, आपके लिए पता है भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो किसने दिया था? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी ने। इसके बाद झंडा समिति की बात करें तो जो झंडा समिति है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी। इसके बाद नियम समिति, तो नियम कौन बनाता है या नियम का सर्वाधिक पालन कौन करता है हमारे भारतीय संविधान में? कौन करता है? राष्ट्रपति। तो उस समय जो राष्ट्रपति बनाए गए थे या राष्ट्रपति के पद के जो दावेदार थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको ध्यान रखना है कि जो नियम समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं? कौन से व्यक्ति हैं? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद बात करते हैं कार्य संचालन समिति। कार्य का संचालन किसके द्वारा होता है? भैया कार्य कब होंगे संचालित? जब पैसा होगा। पैसे कौन देता है? मुंशी। तो यहां से ध्यान रखना है, ट्रिक के माध्यम से कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे के.एम. मुंशी। इसके बाद बात करते हैं संघ समिति। सेंट्रल में मुख्य कौन होता है? प्रधानमंत्री। उस समय प्रधानमंत्री के पद का दावेदार कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखने की कोशिश करना है। प्रारूप किसने दिया था? भीमराव अंबेडकर ने। झंडा समिति जेबी कृपलानी। नियम समिति, नियम का फॉलो कौन करता है सबसे ज्यादा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद के दावेदार उस समय कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार के बारे में बात किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने। कार्य संचालन कब होगा? कार्य का जब पैसा होगा। पैसा कौन देता है? मुंशी। तो के.एम. मुंशी। संघ समिति, सेंट्रल में कौन होता है मुख्य? तो यह व्यक्ति होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब प्रधानमंत्री। तो उस समय प्रधानमंत्री के पद के दावेदार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस ट्रैक के माध्यम से मैंने आपके लिए समितियां एवं उनके अध्यक्षों को याद कराने की कोशिश की। यदि हम बात करें भारतीय संविधान निर्माण के समय और अब, अर्थात वर्तमान स्थिति में कितने आर्टिकल, कितने भाग एवं कितनी
अनुसूचियां हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम निर्माण के समय की बात करें, निर्माण के समय की बात करें और वर्तमान की बात करें, तो निर्माण के समय की यदि बात की जाए तो जो आर्टिकल थी 395, कितने थे? 395। भाग कितने थे? भाग थे आपके 22। भाग कितने थे आपके? 22। और जो अनुसूचियां हैं, जो अनुसूचियां हैं वो हैं आपकी 8। कितनी थी? 8। परंतु वर्तमान में बात की जाए, कब बात की जाए? वर्तमान में जो आर्टिकल हो गए हैं वो हो गए हैं 470। कितने आर्टिकल हो गए हैं? 470। यदि अपन भाग की बात करें, इसकी बात करें भाग की, तो जो भागों की संख्या हो गई है वो हो गई है 25। कितनी हो गई है भागों की संख्या? 25। और अनुसूचियों की बात करें तो कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हो गई दोस्तों? 12 अनुसूचियां हो गई। ये ध्यान रखना, वर्तमान स्थिति है और निर्माण के समय। आर्टिकल कितने थे? 395। अब कितने हैं? 470। उस समय भाग कितने थे? 22। इस समय भाग कितने हैं? 25। अनुसूचियां कितनी थी? 8। अब कितनी है? 12। तो दोस्तों यहां पे मैंने आपके लिए भारतीय संविधान एवं वर्तमान स्थिति में जो भाग, आर्टिकल एवं अनुसूचियों में परिवर्तन आया है उसके लिए बता दिया गया है। एक चीज और ध्यान रखना, जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है, यह दुनिया का सबसे बड़ा, कठोर एवं लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित संविधान है। ध्यान रखना, ब्रिटेन की, जो ब्रिटेन का संविधान है वो एक अलिखित संविधान है। कैसा है? अलिखित संविधान है। यदि अमेरिका के संविधान की बात करें तो जो अमेरिका संविधान है सबसे प्राचीन संविधान है, सबसे प्राचीन संविधान है। इन दो फैक्टरों को याद रखना है। यदि हम अपने भारतीय संविधान की बात करें तो जो हमारा भारतीय संविधान है ये बनकर तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर 1948 को। कब बनकर तैयार हो गया था? 26 जनवरी 1948 को। भारतीय संविधान हमारा बनकर तैयार कब हो गया था? 26 जनवरी 1947 को। परंतु अंतिम रूप से इसे देखा गया 24 जनवरी 1950 में। अंतिम रूप से कब देखा गया? 24 जनवरी, सॉरी यहाँ पे जो डेट 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ। अंतिम रूप से देखा गया 24 जनवरी 1950 को, तथा जो लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारी डेट है 26 नवंबर पर, इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 26 जनवरी की डेट है इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात स्वतंत्रता की बात करें तो 15 अगस्त के लिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं अनुसूचियों की। इसकी बात करते हैं अनुसूचियां। तो हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको अभी मैंने बताया 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं हमारे भारतीय संविधान में? 12 अनुसूचियां हैं। तो इन अनुसूचियों को पढ़ने के पहले एक चीज और पढ़ते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के स्रोत की बात करते हैं। भारतीय संविधान का स्रोत अर्थात कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान से कहां से, कौन सी और क्या लिया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय संविधान एक ऋणी संविधान है, अर्थात इसने कई देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लेने की कोशिश की है। जो अच्छा लगा दूसरे के यहां से ग्रहण कर लिया। यही भारतीय लोगों की पहचान है। कहीं से कुछ भी मिले अच्छा बार होना चाहिए और हम उसे ग्रहण करते हैं। तो यदि बोला जाए दोस्तों तो जो हमारा भारतीय संविधान है सबसे ज्यादा जो उपबंध लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं? भारत शासित अधिनियम 35A से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? 35A से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? भारत शासित अधिनियम 1935 से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? 1935 से लिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं देश की कि हमारा भारतीय संविधान किस देश से सर्वाधिक ऋणी संविधान है।
तो इसकी बात होती है आपकी ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमारे भारतीय संविधान में सर्वाधिक चीजें एवं उपबंध लिए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कौन कौन सी चीजें ली गई हैं दोस्तों, ये ध्यान से इनको ट्रिक के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश करें। गारंटी मैं दे रहा हूं, हर एक देश का नाम, हर एक देश से क्या लिया गया है, सारी चीजें याद होगी। बस सेशन में बनी रहिएगा, और यदि सेशन पसंद आ रहा हो, मजा आ रहा हो और लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। भारतीय संविधान से क्या, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो देखो पहले नंबर यहां से ली गई है एकल नागरिकता। क्या ली गई है? एकल नागरिकता। क्या ली गई है? एकल नागरिकता। अब जब एकल नागरिकता ले रही है, नागरिक आ गए हमारे देश में, तो इसको चलाने के लिए क्या चाहिए आपके लिए? संसद चाहिए। क्या चाहिए? संसद। तो संसद की भी क्रिया प्रणाली है, संसद है, वो कहां से ली गई है आपकी? ब्रिटेन के संविधान से। अब जब संसद आ गई तो संसद का जो प्रमुख व्यक्ति है, अर्थात जो संसद के ऊपर अपना फर करके बैठा है, वो कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति भी आ गया। अब यदि राष्ट्रपति आ गया तो राष्ट्रपति अपने क्या करता है? विधि से शासन करता है। क्या करता है? विधि से शासन। विधि से शासन एवं शासन प्रणाली, विधि से शासन एवं शासन प्रणाली भी कहां से ली गई है आपकी? ब्रिटेन से ली गई। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। अब जब अपन लोगों ने राष्ट्रपति का पद ले लिया, विधि से शासन ले लिया और शासन प्रणाली ले ली, तो अब इसके संचालन के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगी? मंत्री परिषद भी चाहिए पड़ेगी। क्या चाहिए पड़ेगी? मंत्री परिषद भी चाहिए पड़ेगी। और मंत्री परिषद के साथ साथ कुछ अखिल भारतीय सेवाएं भी चाहिए पड़ेगी। कौन सी? अखिल भारतीय सेवाएं। ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं? आपके ब्रिटेन के संविधान से। समझना दोस्तों, ब्रिटेन से नागरिक लिए, एकल नागरिकता। जब नागरिक हो जाएंगे तो हमें उनके कार्यकाल के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगी? संसद। संसद में कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? विधि से शासन। विधि से शासन प्रणाली भी चलाएगा। यदि चालू करना है शासन प्रणाली चलानी तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा? मंत्री परिषद चाहिए पड़ेगी, और साथ में हमें कुछ प्रशासनिक पद भी लिए चलेंगे जो हमारे क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। किससे बात करते हैं? अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई? ध्यान से समझिएगा। पहले नंबर तो ये सारी चीजें ले ली गई। अब हमने देखा कि राष्ट्रपति गड़बड़ कर सकता है, तो हमने कहा राष्ट्रपति को तोड़ने के लिए पद वालों को क्या है? उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति लिया गया। और साथ साथ में महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग। सोचा अमेरिका वाला बोलता है अच्छा तुमने ब्रिटेन से राष्ट्रपति का पद ले लिया, तो भाई साहब हम तुम्हारे राष्ट्रपति को कंट्रोल करने के लिए एक पद देंगे, वो क्या है? उपराष्ट्रपति। यदि फिर भी ना माने तो क्या ले लो? हमारे यहां से महाभियोग की प्रक्रिया ले लो, तब जाके आप राष्ट्रपति को क्या कर पाओगे? कंट्रोल कर पाओगे। इसके बाद न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था भी कहां से ली गई? अमेरिका की। देखा होगा अधिकतर लोग कहां पे जाते हैं? अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में शादियां करते हैं, और आजकल तो अमेरिका का ट्रेंड चल रहा है शादी करने का। उपराष्ट्रपति, महाभियोग, और यहां से न्याय व्यवस्था ली गई। अब न्याय व्यवस्था या लोग वहां पे जाते क्यों हैं? क्योंकि वहां पे न्याय व्यवस्था अच्छी है, मौलिक अधिकार भी दिए हैं लोगों के लिए, तो वहां से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार भी दिए गए। क्या लिए गए? मौलिक अधिकार दिए गए। ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से ली गई। इसके बाद बात करते हैं रूस से। रूस से क्या लिया गया? रूस बहुत खतरनाक देश भी है, टेक्नोलॉजी के रूप में और अपनी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में। तो ये अर्थव्यवस्थाएं कब बढ़ती हैं? जब नीतियां अच्छी होती हैं। तो नीतियां कौन सी बनाएंगे अपन? पंचवर्षीय शासन प्रणाली, अर्थात जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो कहां से ली गई हैं? रूस से ली गई। कहां से ली गई हैं? रूस से ली गई। साथ में रूस के जो लोग होते हैं वो अपना एक दायित्व भी समझते हैं, अर्थात वो अपना कर्तव्य भी समझते हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी कहां से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए। इसके बाद करते हैं आयरलैंड के संविधान की। इसकी बात करते हैं आयरलैंड के संविधान। जो आयरलैंड के संविधान से मुख्यतः जो लिया गया है वो है नीति निर्देशक तत्व, अर्थात यदि आपके लिए शासन प्रणाली चलानी है तो कुछ नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो करना पड़ेगा। और साथ में राष्ट्रपति की शासन प्रणाली ली गई। राष्ट्रपति की
निर्वाचन प्रणाली। कौन सी? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली भी कहां से ली गई है? आपकी आयरलैंड के संविधान से ली गई। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है यहां से भी लिया गया है। क्या लिया गया है? ध्यान रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना, शक्तियों का बंटवारा एवं केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध भी कहां से लिए गए हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से। कहां से दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है पूरे संविधान संशोधन प्रणाली। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन प्रणाली। इसके बाद बात करते हैं जर्मनी से। कहां से बात करते हैं? जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध लिए गए। क्या लिए गए हैं? आपातकालीन उपबंध, क्योंकि सबसे ज्यादा आपात की स्थिति कहां उत्पन्न होती है? जर्मनी में उत्पन्न होती है। कहां पे होती है? जर्मनी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फ्रांस के संविधान से। कहां से बात करते हैं? फ्रांस के संविधान से। जो फ्रांस का संविधान है, फ्रांस के संविधान से हमें ली गई है स्वतंत्रता एवं समानता के उपबंध लिए गए। किसकी? स्वतंत्रता एवं समानता के उपबंध लिए। यदि हम बात करें कनाडा के संविधान से। कहां से दोस्तों? कनाडा के संविधान से। तो जो हमारा कनाडा का संविधान है, कनाडा के संविधान से ली गई है संघात्मक शासन प्रणाली। कौन सी? संघात्मक शासन प्रणाली। ध्यान रखना दोस्तों, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन प्रणाली, ये आईएमपी है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान कई देशों के संविधान से ऋणी है। जैसे कि सबसे ज्यादा किससे है? भारत शासन अधिनियम 1935 से, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, संसद, राष्ट्रपति, विधि से शासन, शासन प्रणाली, मंत्रिपरिषद, अखिल भारतीय सेवाएं। अमेरिका से क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग, न्याय व्यवस्था एवं मौलिक अधिकार। वहीं रूस से बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजनाएं, मौलिक कर्तव्य। आयरलैंड के संविधान से बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। यदि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से तो प्रस्तावना, शक्तियों का बंटवारा एवं केंद्र एवं राज्य संबंध। यदि दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो संविधान संशोधन प्रणाली। यदि हम बात करें जर्मनी से तो जर्मनी में क्या आते हैं? आपात की स्थिति सर्वसाधारण होती है, तो वहां के अच्छे उपबंध होंगे, तो वहां से क्या लिया गया? आपातकालीन प्रबंध। इसके बाद फ्रांस से क्या लिए गए? स्वतंत्रता एवं समानता के उपबंध लिए गए। मुख्यतः बात करते हैं कनाडा की। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है। अर्थात हमारे भारतीय संविधान ने कहां से क्या लिया गया, ये सारी चीजें मैंने आपके लिए बता दी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अनुसूचियां। इसकी बात करते हैं अनुसूचियां। तो हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। अर्थात कितनी अनुसूचियों के लिए ऐड किया गया है? 4 अनुसूचियों के लिए ऐड किया गया। वो कौन सी हैं? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। एक एक करके सारी अनुसूचियों को पढ़ना है और किस अनुसूची में क्या लिखा गया है, किस चीज से संबंधित विषय है, इन सारी चीजों को मैं आपके लिए बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एक साइड से पहले नंबर क्या लिखते हैं? अनुसूचियां लिखते हैं। तो यहां पे क्या है आपकी? अनुसूचियां। बात करते हैं प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं।
दोस्तों आपके सामने मैंने अनुसूचियां बना दी हैं, 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ना है। तो प्रथम शुरुआत में यदि भारतीय संविधान के निर्माण के समय की बात करें तो कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी ऐड कर दी गई? 4। तो टोटल अब वर्तमान में कितनी हो गई? 12 अनुसूची। इसको बेसिक तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करना, समझते हैं एक करके। यदि हम प्रथम अनुसूची की बात करें तो जो हमारी प्रथम अनुसूची है इसमें भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। और वर्तमान में यदि राज्य की बात करें तो कितने हैं? 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। यदि हम इसके बाद बात करते हैं जो द्वितीय अनुसूची है, कौन सी अनुसूची है? द्वितीय। जब हमें राज्य और केंद्र शासित मिल गए, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिल गए, अब द्वितीय अनुसूची में क्या होगा? पदाधिकारी होंगे। क्या होंगे? पदाधिकारी एवं उनके वेतन भत्ते होंगे। क्या होंगे? वेतन भत्ते। क्यों? क्योंकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो बन गया, उनके संचालन के लिए हमें क्या चाहिए? अधिकारी लोग भी तो चाहिए। अधिकारी कब कार्य करेंगे? जब वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। अब सरकार को भी पता है यदि इनको वेतन भत्ते के लिए दे दिए तो ये कार्य नहीं करेंगे, तो इनसे क्या दिलाते हैं? शपथ। क्या दिलाते हैं? शपथ। तो जो हमारी तृतीय अनुसूची है इसमें पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है, शपथ के बारे में बताया गया है। ध्यान रखना, प्रथम में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, द्वितीय में उनके लिए चलाने के लिए क्या चाहिए? पदाधिकारी, तो उनके क्या होंगे? वेतन भत्ते। तृतीय में अपन क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? शपथ। अब राज्य बन गया, पदाधिकारी हो गए, वेतन भत्ते हुए, शपथ भी दिलाए, तो अपन क्या करते हैं? राज्यसभा में जो राज्य बन गए, राज्यों में और राज्य केंद्र शासित में क्या करते हैं? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ये हमारी 4 अनुसूची है। इसके बाद बात करते हैं 5वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है आपकी? 5वीं। तो 5वीं अनुसूची में क्या है? जब राज्य बन गया, राज्यसभा की सीटें बढ़ गई, सारी चीज हो गई, तो अब कहा गया भैया एससी और एसटी, एससी और एसटी के जो क्षेत्र हैं, एससी और एसटी के जो क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन एवं नियंत्रण के विशेष उपबंध है। क्या है? विशेष उपबंध, कि वहां पे किस तरीके से क्या क्या करके क्या कैसे कानून चलाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जो खास क्षेत्र है आम मित्र। आम मित्र ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आ से हमारा क्या निकलता है? असम, मा से मिजोरम, मा से मा में छुट्टी मिजोरम नहीं, आ से असम और मा से मेघालय और मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, ता से त्रा से त्रिपुरा, त्रिपुरा। इन 4 विशेष राज्यों में जो हमारी जनजातियां निवास करती हैं उनके लिए शासन एवं नियंत्रण के लिए उपबंध है। क्या है? उपबंध। यहाँ पे एससी और एसटी, यहाँ पे जो हमारी विशेष जनजातीय क्षेत्र है, क्या है? जनजातीय, इनके बीच शासन एवं नियंत्रण के लिए उपबंध है। यदि हम 7वीं अनुसूची की बात करें तो जो हमारी 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। किसका बंटवारा किया गया है? शक्तियों का। तो ध्यान रखना ये 3 रूप में। कितने रूप में? 3। फर्स्ट संघ सूची, कितनी मतलब केंद्र और राज्य की शक्तियों का क्या किया गया है? बंटवारा। तो जैसा कैसे किस तरीके से बनेगा? एक बनाई गई संघ सूची, एक बनाई हमारी संवर्ती सूची, एक बनाई गई राज्य सूची। तो ध्यान रखना जो संघ सूची है, संघ सूची के विषयों में जो कानून बनाने का प्रावधान है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उसमें जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास। लेकिन जो संवर्ती सूची है, संवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास है। परंतु विवाद की स्थिति में जो सर्वमान्य निर्णय होगा वो किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, संघ सूची में 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय थे। अब बढ़ा के कितने कर दिए गए हैं? 100 विषय कर दिए गए। अर्थात संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? 100। यदि हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में आपके
47 विषय थे। कितने विषय थे मतलब पहले, अब कितने हो गए हैं? 52 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 52 विषय हो गए। क्या नीचे देखने का। यदि अपन राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में एक्चुअली में आपके 66 विषय थे। कितने थे? 66। और 5 घटा के अब कितने कर दिए गए हैं? 61 कर दिए गए। कितने घटा दिए गए? 61। संघ में और समवर्ती सूची में बढ़ाने की कोशिश की गई विषय को, तथा जो राज्य सूची है इसमें विषयों को क्या करने की कोशिश की गई है? घटाने की कोशिश की गई है। इस तरीके से मैंने आपके लिए 7वीं अनुसूची में संघ सूची, समवर्ती सूची एवं राज्य सूची के विषयों के बारे में बताया गया। संघ सूची में 97 थे, कितने कर दिए? 100, 3 विषय बढ़ा दिए गए। समवर्ती सूची में 47 थे, 5 विषय बढ़ा दिए गए, तो कितने हो गए? 52। राज्य सूची में 66 विषय थे, 5 को कम कर दिया गया, तो कितने विषय बचे? 61 विषय बचे। इसके बाद बात करते हैं आपकी 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है आपकी? 8वीं अनुसूची। तो जो आपकी 8वीं अनुसूची है इसमें भारतीय संविधान की भाषाओं के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान की भाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो 8वीं अनुसूची है, शुरुआत में हमारे भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। परंतु अब जो भाषाओं की संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? 22 भाषाएं हो गई। कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। तो ध्यान रखना दोस्तों, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत आपकी प्रथम भाषा जोड़ी गई, वो है सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। 14 थी, एक भाषा ऐड हो गई, तो कितनी हो गई? अब 15 भाषा। कितनी भाषा हो गई? 15। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। इसके बाद आता है आपका 71वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसके लिए कोड वर्ड है कमान। कौन कौन सी? कमान, कोंकणी, मणिपुरी और हमारी नेपाली। इस तरीके से 15 और 3 कितनी हो गई आपकी? 18 भाषाएं। कितनी हो गई? 15 में 3 और जोड़ी तो कितनी हो गई? 18 भाषाएं हो गई। इसके बाद बात करते हैं 71वें संविधान के बाद 1992 हुआ। अब आया आपका 92वां संविधान। कौन सा आया? 92वां संविधान संशोधन 2003 आया। कौन सा आया? 2003, जिसके तहत आपकी 4 भाषाएं जुड़ी। कौन सी? BDMS, बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। अर्थात यहां तक 18 हो गई थी 71वें संविधान, और 4 ये 18 और 4 कितनी हो गई? 22। इस तरीके से हमारी भारतीय संविधान भाषाएं 14 से कहां तक पहुंच गई? 22। ध्यान से समझना दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन यहां से आ सकता है। 8वीं भाषा है। 8वीं भाषा में क्या है? भारतीय संविधान में वर्णित भाषाएं, जो कितनी थी? 14, अब कितनी हो गई? 22। बढ़ी कितनी? 8। इस तरीके से 21वें संविधान 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। ट्रिक क्या है? कमान, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। BDMS क्या हो जाएगी? ट्रिक, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरीके से आपको दोस्तों मैंने 8 भाषाएं पढ़ा, 8 अनुसूचियां पढ़ा दी, जिसमें आपकी 14 से लेकर 22 भाषाओं तक के सफर के लिए बता दिया, जिसके 3 आर्टिकल है। 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992 और 52वां संविधान संशोधन 2003, जिसके तहत 71 में कमान और आपका 92वें संविधान संशोधन में BDMS करके 4 भाषाएं जुड़ी गई। इसके बाद बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग का सफर किस तरीके से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। तो बात करते हैं 15 अगस्त, आपको ले चलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के सफर पर। राज्य पुनर्गठन आयोग, सबने वर्ड सुना होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, अभी तो आपकी 9वीं भारतीय भाषाएं छोड़ेंगे, सॉरी, अभी आपकी 8 अनुसूचियां हो गई थी, अब कौन सी है? 9वीं अनुसूची है। ध्यान रखना दोस्तों,
9वीं अनुसूची में ऐसे विषय रखे गए जो बाध्य योग हैं, मतलब जिन पर निर्णय नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो हमारी 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची के लिए कब जोड़ा गया। पहले नंबर पे इनकी बात करते हैं, एक एक करके समझना ध्यान से। जो 10वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची है दोस्तों, 10वीं जो अनुसूची है, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन, कौन सा, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें जो विषय है वो है दल बदल प्रक्रिया। क्या है, दल बदल प्रक्रिया के विशेष उपबंध है। इसके बाद बात करते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो 11वीं के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और जो हमारा 74वां संविधान संशोधन है उसे भी 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन 1992 है। इसमें दल विषय के बारे में बताया गया है। यहाँ पे 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के बारे में बताया, किसके बारे में, ग्राम पंचायत। और जो हमारी ग्राम पंचायत है इसमें कितने विषय रखे गए हैं, 29 विषय हैं, जिस पर आपकी ग्राम पंचायत क्या करेगी, नियम कायदा कानून बनाएगी, या विषय दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान 1992 के तहत यह है आपकी नगर पंचायत से संबंधित, किससे संबंधित है, नगर पंचायत से संबंधित। और इसमें कितने विषय रखे गए हैं, 18 विषय रखे गए। कितने विषय रखे गए दोस्तों, 18 विषय रखे गए। इस तरीके से मैंने आपके लिए सभी अनुसूचियों के बारे में बताया, सभी अनुसूचियों के बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद अनुसूचियां पढ़ने के बाद बात आती है राज्य पुनर्गठन आयोग के समय की। ये 4 अनुसूचियां छूट गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग, ध्यान से समझिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग सबने सुना होगा, गठन हुआ था 1953 में। लेकिन बात करते हैं सफर की। सफर में बड़ा मजा आता है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो, यदि आप कुछ सीख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। जैसे बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे अखंड भारत के कई छोटे बड़े हिस्से थे, जिसमें कुछ देशी रियासतें, विदेशी रियासतें थीं। तो जिनके एकीकरण का जो जिम्मा है वो किसे दिया गया, वल्लभ भाई पटेल के लिए दिया गया। और इन्होंने इस एकीकरण को पूरा भी किया है। अब बात करते हैं राज्यों की मांग। तो राज्यों की मांग उठने के पहले भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हुआ था। उस समय तक एक एसके-धर समिति बनाई गई। कौन सी बनाई गई, एसके-धर समिति, जिससे बोला गया कि आप बताइए कि राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। तो राज्यों का गठन जो आधार बताया एसके-धर समिति ने, वो बताया आपका प्रशासनिक आधार बताया। कौन सा बताया, प्रशासनिक आधार बताया। परंतु इस कमेटी की सलाह के बाद भी किसी भी प्रकार के राज्य का निर्माण नहीं हुआ। खोल के डालना है। इसके बाद बात करते हैं, दूसरी थी आपकी जेबीपी समिति। जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पंडित जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। एक एसके-धर समिति ये बनी, जिसने राज्यों की मांग के बारे को बताते हुए कहा कि भैया एसके-धर समिति का निर्णय ही अच्छा है। मतलब है जो राज्यों का निर्माण करना चाहिए वो भी किसके आधार पर करना चाहिए, प्रशासनिक आधार। परंतु यहां तक भी किसी भी प्रकार के राज्य का निर्माण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस समय तक किसी के पास कोई भी शक्ति नहीं थी जो निर्णय ले सके। तब जाके हमारा भारत को जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। क्या हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ। बोल के अंदर। इसके बाद बात करते हैं 1951 से लेके 1952 के मध्य चुनाव हुए और चुनाव का परिणाम हुआ। परिणाम के पश्चात जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो हमारे देश के कौन बनाए गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं
गृह मंत्री बनाया गया वल्लभ भाई पटेल के लिए एवं राष्ट्रपति बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। इसके पश्चात बात आती है दिसंबर 1952 की। दिसंबर 1952 की। दिसंबर 1952 में एक घटना घटी जिसके पश्चात हमारे देश में राज्यों की मांग में आग लग गई। आग लगने का मतलब है कि राज्यों की मांग उठने लगी। किस तरीके से, कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में हुआ यह कि एक व्यक्ति है पुट्टाभी श्रीरामल्लू, पुट्टाभी श्रीरामल्लू, पुट्टाभी श्रीरामल्लू। हुआ ये कि ये अपनी बात पर अड़ गए कि हमें भाषाई आधार पर एक राज्य चाहिए और इनकी भाषा थी, कौन सी भाषा के थे? आंध्र प्रदेश से थे। कैसे थे? आंध्र प्रदेश की मांग पर अड़ गए। किस पर अड़ गए? आंध्र प्रदेश की मांग पर अड़ गए। अब जब ये आमरण अनशन पर बैठ गए तो देखते ही देखते दिसंबर तक ही, दिसंबर में 1952 की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जिस कारण से पंडित जवाहरलाल नेहरू का कड़ा विरोध होने लगा। और अपने विरोध को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बनाने का क्या लिया? निर्णय। इस तरीके से हमारे भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला जो प्रथम राज्य वो कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। अब इस तरीके से आंध्र प्रदेश बन गया, तब जाके हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में सभी जगह भाषाई आधार पर राज्य बनाने की क्या होगी? मांग हुई। तब जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दबाव को झेलते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। कब? 1953 में। इसके अध्यक्ष बनाए गए, कौन बनाया गया अध्यक्ष? फजल अली। किसे बनाया गया? अध्यक्ष किसे बनाया गया? फजल अली। इसके बाद इनके सहायक सदस्य दिए गए। जो सदस्यों के नाम है वो है हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पणक्कर। कौन है आपके? के.एम. पणक्कर। इस तरीके से आपके राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। साथ में इसके जो सदस्य बनाए गए हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पणक्कर बनाए गए। ध्यान रखना, यह अध्यक्ष मतलब यह आयोग बना। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो दी 2 साल बाद 1955 में दी और इन्होंने कहा कि भारत में भाषाई आधार पर ही भारतीय राज्यों का क्या हो? गठन हो। भारतीय राज्यों का क्या हो? भारतीय राज्यों का क्या हो? गठन हो। तब जाके 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारतीय राज्यों का गठन हुआ, जिनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। कितनी थी? 14 थी। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान मतलब 1956 में 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने प्रदेश बने? 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इसके बाद आगे का सफर जारी रहा और 26वां राज्य, कौन सा? 26वां राज्य 2000 में। कब? 2000 में एमपी से अलग होकर क्या बना? छत्तीसगढ़ बना। कौन सा बना? छत्तीसगढ़ बना। दोस्तों 26वां बनने वाला राज्य कौन सा था? छत्तीसगढ़। कब? 2000 में। किससे अलग होके बना? एमपी से अलग हो गए। और इसकी डेट है 1 नवंबर 2000। इसके बाद 27वां राज्य जो बना 9 नवंबर 2000 को। कब बना? 9 नवंबर 2000 को। कौन बना और किससे अलग होके बना? तो बात करते हैं यूपी से अलग होके कौन बना? उत्तराखंड नया राज्य बना। क्या बना? उत्तराखंड नया राज्य बना। इसके बाद बात करते हैं 28वां राज्य। 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को बना। 15वां राज्य बना झारखंड। क्या बना? झारखंड नाम राज्य बना।
झारखंड है किससे अलग होके बना? बिहार से अलग होके बना। किससे अलग होके बना? बिहार। तो ध्यान रखना, बिहार से अलग होके क्या बना आपका? झारखंड बना। इसके बाद जो 29वां राज्य है, कौन सा है? 29वां राज्य। जो 29वां राज्य बना था वो बना था आपका कब? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को कौन बना? तेलंगाना। किससे अलग होके? आपका आंध्र प्रदेश से अलग हो। किससे? आंध्र प्रदेश से होके अलग बना तेलंगाना। परंतु वर्तमान में बात करें, वर्तमान स्थिति में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हमारा दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का सफर था, जिसमें फजल अली आयोग की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने गए। इसके बाद 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। 27वां राज्य 9 दिसंबर 2000 को यूपी से अलग होकर झारखंड बना। 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड बना। 29वां राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बना? तेलंगाना बना। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। वर्तमान स्थिति में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। थोड़े से अपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनने की स्थिति से रूबरू होते हैं। कब क्या हुआ? अर्थात कब 370 धारा हटी, कब हमारे विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ अर्थात जम्मू कश्मीर का, और कब जाके अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं दादरा नगर हवेली का विलय हुआ। समझते हैं एक छोटे से सेशन से। बात करते हैं 370 धारा की। इसकी बात करते हैं 370 धारा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो 370 जो धारा है वो 31 अक्टूबर 2019 में हटाएगी। कब हटाएगी? 2019 में। जैसे ही धारा हटी, जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ? खत्म हुआ। इसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 5 जून 2019 में। इस स्थिति तक भारत के पास 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश। परंतु घटना है 26 जनवरी 2020 की। 26 जनवरी 2020 की। तब दमन एंड दीप एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जी हो गया, प्लस दादर नगर हवेली का क्या कर दिया गया? विलय। और इन दोनों से केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर क्या बना दिया गया? एक राज्य, जिसका नाम क्या पड़ा? दमन दीप एवं दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली। ये है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की प्रोसेस। धारा 370 कब हटी? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बनी? 5 जून 2019 में। इस तरीके से हमारे पास 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। परंतु 26 जनवरी 2020 में दमन एंड दीप तथा दादर नगर हवेली को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसका से जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 को मिला के क्या बना दिया गया? एक, अर्थात एक की कमी हुई। तब जाके हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो दोस्तों बात थी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके लिए अभी तक भारतीय संविधान के बारे में बताया, कहां से क्या लिया गया है, अनुसूचियों के बारे में बताया, भारतीय संविधान के बारे में बताया और भारतीय भाषाओं के बारे में बताया, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध के बारे में बताया, विषयों के बारे में बताया, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बताया और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति के बारे में बताया। इसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान में वर्णित आर्टिकल्स की, जो हमारे वर्तमान में कितने हैं? 470। इसमें से प्रमुख आर्टिकल को अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, मजा आएगा। यदि हम भारतीय संविधान के भाग 1 की बात करें, तो जो भाग 1 है, इसमें जो आर्टिकल हैं 1,
2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। भाग 1 में कितने आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 1 से लेके 4। यदि हम आर्टिकल 1 की बात करें तो जो हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 कहता है जो भारत है संघों का राज्य है। इसका संघों का राज्य है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत क्या है? सॉरी, भारत क्या है? राज्यों, संघों का राज्य नहीं, राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 2 की। इसकी बात करते हैं आर्टिकल 2 की। तो आर्टिकल 2 कहता है भारत के पास, क्या कहता है? भारत के पास एक जो संसद है, संसद के पास अधिकार है कि भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र का विलय कर सकती है। भारतीय संसद के पास यह अधिकार है कि भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र का विलय कर सकती है। भारतीय, जैसे कहने का मतलब ये है कि भारत का क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कोई दूसरा देश या दूसरी कंपनियां क्या किए हुए हैं? अधिकार किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? अधिकार किए हुए हैं। तो भारतीय संसद के पास यह अधिकार है कि भारत उस भारतीय क्षेत्र को अपने अंदर विलय कर सकते। इसी के तहत गोवा, कौन? गोवा और आपका पांडुचेरी, पांडुचेरी का क्या किया गया? विलय किया गया। गोवा को 12वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा भारत में मिलाया गया। पांडुचेरी के लिए 14वां संविधान संशोधन 1961 के तहत भारतीय संविधान में मिलाया गया। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 3 की। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 3 की। तो आर्टिकल 3 कहता है भारतीय संसद के पास यह अधिकार है कि भारत के किसी भी क्षेत्र का नाम बदल कर सकती है, नया नाम रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एवं सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, नाम बदलाव कर सकते हैं, सीमा बदलाव कर सकते हैं, बंटवारा भी कर सकते हैं। एक क्षेत्र का 2 क्षेत्रों में और 2 या 2 से अधिक भारतीय क्षेत्रों को मिलाकर एक क्षेत्र भी कर सकते हैं। तो बंटवारा भी कर सकते हैं और गठन भी कर सकते हैं अर्थात निर्माण भी कर सकते हैं। ये आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 4 कहता है कि अनुसूची, आर्टिकल जो 4 है उसमें अनुसूची 2 व अनुसूची 4 की, अनुसूची 1 व अनुसूची 4 के बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के बीच जो परिवर्तन किए जा सकते हैं उसके बारे में जो नियम कायदा कानून है वो किसमें बनाया गया है? आर्टिकल 4 में बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल भाग 2 की। इसकी बात करते हैं भाग 2 की। तो जो भाग 2 है, भाग 2 में जो आर्टिकल है वो है कहां से? आर्टिकल 5 से लेके 11 के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 5 से लेके 11 में है क्या? नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। और नागरिकता ली कहां से गई थी? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। कहां से ली गई थी? ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 किसके बारे में बताया गया है? नागरिकता। नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। बात करते हैं आर्टिकल 3 की। बात किसकी करते हैं? आर्टिकल 3 की। ध्यान से समझना। भाग 3, इसमें जो आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल आते हैं 12 से लेके 35 तक। कहां से? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। भाग 3 आर्टिकल 5 से लेके 12 से लेके 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और जो मौलिक अधिकार हैं ये लिए कहां गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। बंद करना उसको। अमेरिका के संविधान से लिए गए। भाग 3 में किसके बारे में बताया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 12 से लेके 45। और जो मौलिक अधिकार है लिए कहां से गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। तो दोस्तों आर्टिकल्स मजेदार हैं,
क्यों? क्योंकि आईएमपी है, तो पढ़ने में भी मजा आता है और पढ़ाने में भी मजा आता है। तो बात करते हैं मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। ध्यान से समझिएगा, गारंटी में दे रहा हूं, एक एक याद हो जाएगा आर्टिकल। मौलिक अधिकारों की संख्या कौन सी है? कितनी है? 6। कितनी है? 6। फर्स्ट नंबर बात करते हैं समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। ये जो समानता का अधिकार है, जब समानता होगी दोस्तों तो क्या होगी? स्वतंत्रता। तो समानता से कोड किया किसको? स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार फिर कौन सा हो गया? स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब जब समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, तो लोगों का क्या नहीं होगा? शोषण नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? समानता, स्वतंत्रता, शोषण का अधिकार। कौन सा होगा? शोषण का अधिकार। ये जब शोषण का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। इसके बाद आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जब समानता होगी तो स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता होगी तो शोषण नहीं होगा, शोषण नहीं होगा तो धार्मिक स्वतंत्रता होगी, और धार्मिक स्वतंत्रता होगी तो शिक्षा एवं संस्कृति बनी रहेगी। और इन सबको यदि बचाना है तो हमें लास्ट चाहिए क्या? संवैधानिक उपचार का अधिकार। स्वतंत्रता है तो समानता, समानता है तो क्या होगा? शोषण नहीं होगा, शोषण नहीं होगा तो धार्मिक शिक्षा होगी, शिक्षा होगी तो मतलब धार्मिक एवं स्वतंत्रता होगी, और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार होगा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखना, जो समानता का अधिकार है ये है आपका 14 से लेके 18 तक। कहां तक है? 14 से लेके 18 तक। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है 19 से लेके 22 तक। शोषण का जो अधिकार है वो है 23 से लेके 24, और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो है 25 से लेके 28। शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है वो है 29 एवं 30, और जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये 31 से लेके 35 तक। पहले नंबर तो आपको ये याद रखना कि जो समानता का अधिकार है कितने से कितने के बीच है? 14 से लेके 18 के बीच। यदि हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो है 19 से लेके 22। यदि बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की, है 23 से लेके 24। यदि बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, है 25 से लेके 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है 29 और 30। धार्मिक उपचार, संवैधानिक उपचार एवं संवैधानिक उपचार एवं का अधिकार है 31 से लेके 35। अब बात करते हैं समानता के अधिकार की। इसकी बात करते हैं समानता के अधिकार, अर्थात 14 से लेके 18। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, इन आर्टिकल्स के बारे में देखना है। तो ध्यान से समझिएगा, जो हमारा समानता का अधिकार है 14 से लेके 18, तो इसमें आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, अर्थात विधि मतलब कानून के लिए सभी क्या है? समान है। इसके बाद है आर्टिकल 15, तो बोलता है धर्म, जाति, समुदाय या स्थान, इन सब के आधार पर आपके साथ क्या नहीं किया जा सकता? भेदभाव नहीं किया जाता, अर्थात ये सभी लोग कैसे हैं? समान। इसके बाद बात करते हैं 16, आर्टिकल 16 में बताया जाता है लोक नियोजन, अर्थात जॉब के अवसर सभी के लिए कैसे हैं? समान है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। ये सबसे आईएमपी कई बार पूछा गया। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का, कहने का मतलब उपाधियों का अंत। राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब राजा वो होगा जो इस पद का हकदार होगा, अर्थात दावेदार होगा। लेकिन इसमें दो पदों को, दो चीजों को छोड़कर, एक आपका सैन्य क्षेत्र को छोड़कर, दूसरा आपका शिक्षा को छोड़कर, इसमें आपके क्या है?
उपाधियां हैं, लेकिन आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। इस तरीके से मैंने आपके समानता का अधिकार बताया, जिसमें आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के बारे में बताया। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि अर्थात कानून के लिए सभी समान है। 15 धर्म जाति समुदाय स्थान के आधार किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता था, सभी लोग इक्वल हैं। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन अर्थात जॉब के अवसर सभी के लिए एक समान है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 कहता है, अर्थात छुआछूत बंद करो, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, सैन्य व शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर। कहने का मतलब राजा का बेटा राजा नहीं, अब वो होगा राजा जो अधिकारी होगा, हकदार होगा इसका। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार, इसकी बात करते हैं स्वतंत्रता का। तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता का अधिकार 19 आर्टिकल 19 के बाद बात करते हैं 20, बात करते हैं 21 और बात करते हैं 22। ये हमारे आर्टिकल है। तो आर्टिकल 22 कहता है वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता अर्थात इसमें कई आर्टिकल लिया गया है, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और 19F। 19 ये कहता है वाक स्वतंत्रता, 19 ये कहता है कि सूचना एवं प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना एवं प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। 19-20 बताता है शांतिपूर्ण सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19C कहता है, 19C कहता है संघ समुदाय बनाने की स्वतंत्रता और उनका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19D कहता है भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19B कहता है भारतीय क्षेत्र के अंदर कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19F कहता है भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये 19A में सूचना एवं प्रेस की स्वतंत्रता, 19 भी शांति एवं शांतिपूर्ण तरीके से सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19C कहता है संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। 19D कहता है भारतीय क्षेत्र के अंदर कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता और 19E कहता है भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पे भी रहने की स्वतंत्रता। 19F कहता है भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पे भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। उसके बाद आता है आर्टिकल 20। कौन सा आता है आर्टिकल 20? तो आर्टिकल 20 कहता है कि दो सिद्धि तक, कब तक? अपराधी के लिए दो सिद्धि तक क्या है आपका? संरक्षण है। क्या है आपका? अपराधी के लिए दो सिद्धि तक क्या है? संरक्षण। क्या है आपका? दो सिद्धि तक क्या है आपका? संरक्षण। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कौन सी है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21A भी है। 21A कहता है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। कौन सा? अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। क्या है? अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अर्थात प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। कौन सा? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। कौन सा है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं विरोध की स्वतंत्रता। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं विरोध की स्वतंत्रता दी है। ये मैंने दोस्तों आपके लिए क्या बता दिया? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है आपका शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार क्या है? आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 कौन सा है? शोषण का अधिकार। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। शोषण का अधिकार कहता है 23 और 24 में कि मानव तस्करी एवं बलात्कार क्या है? अपराध है। आर्टिकल 23 कहता है मानव तस्करी एवं बलात्श्रम क्या है? अपराध। मतलब मानव के शरीर की और मानव की तस्करी नहीं की जा सकती और बच्चों से कार्य कराना क्या है? अपराध है। आर्टिकल 24 कहता है अब बच्चों से यदि हम श्रम नहीं करवाएंगे, जिन बच्चे अनाथ होते हैं, जो बच्चे
माता पिता नहीं होती, यदि बच्चे यदि अपना कार्य नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे। तो फिर सरकार ने एक और आर्टिकल जोड़ा, वो है आर्टिकल 24, जिसमें कहा गया कि 14 वर्ष एक से मतलब छोटे 14 वर्ष तक की बच्चों के साथ कार्य तो करेंगे परंतु वो जोखिम भरे कार्य नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, जोखिम भरे कार्य नहीं करेंगे। आर्टिकल 23 कहता है मानव तस्करी एवं बलात्कार अपराध है। इसके बाद बोलता है आप 14 से, आर्टिकल 24 कहता है 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों से आप क्या नहीं करवाएंगे, जोखिम भरे कार्य नहीं करवाएंगे। इसके बाद बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कितने आर्टिकल हैं, 25, 26, 27 और 28। आर्टिकल 25 कहता है आप किसी भी धर्म को मानने एवं उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। क्या है, आप प्रचार प्रसार करने के लिए क्या है, स्वतंत्र। बोलता है आर्टिकल 27, 26 कहता है, 25 तो कहता है किसी भी धर्म को मानने उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 कहता है किसी भी धर्म से संबंधित संस्थाएं बनाने एवं उनका नियंत्रण रखने की आपके पास क्या है, स्वतंत्रता है। संस्था बनाने एवं नियंत्रण रखने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 28 कहता है, 27 कहता है चंदा लेने व चंदा देने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 28 कहता है कि आप सार्वजनिक क्षेत्रों में धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दे सकते, धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दे सकते। ये थे आपके धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित आर्टिकल। 25 में धर्म मानना, मतलब आप किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 कहता है धर्म से संबंधित संस्था बना सकते हैं, उनका नियंत्रण कर सकते हैं। आर्टिकल 27 कहता है चंदा लेने और चंदा देने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 28 कहता है कि आप सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दे सकते, नहीं, क्या है आपका अपराध है। इसके बाद बात करते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 एवं 30। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 में क्या आएगा आपका, 29A आएगा, 29B आएगा और आर्टिकल कौन सा आएगा, 30। अब बात करते हैं 29 में बोलता है शिक्षा एवं संस्कृति अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 ये कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने की क्या है, स्वतंत्रता। इसमें क्या है 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 29A में कहता है भारत का व्यक्ति किसी भाषा, लिपि एवं को बनाए रह सकता है। इसके बाद है 29B, कौन सा है 29B। 29B कहता है कि जो भाषा एवं लिपि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था में वंचित नहीं किया जाता। 29B कहता है कि कोई भी सार्वजनिक अर्थात गवर्नमेंट संस्था है या कोई भी एक सार्वजनिक संस्था है, वहां पे आप अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए जाति या अन्य किसी एक मतलब भाषा, लिपि आदि के आधार पर आप सार्वजनिक क्षेत्र से क्या नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते। 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं वो अपने स्थानों पर धर्म से संबंधित शिक्षा दे सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ओनली अल्पसंख्यक वर्ग के लोग। इसके बाद बात आती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये है आर्टिकल 31 से लेकर 35। तो ध्यान रखना आर्टिकल 31 के थ्रू ही संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। साथ में संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है, आत्मा। और जो प्रस्तावना था उसे क्या कहा गया है, कुंजी कहा गया है। क्या कहा गया है,
कुंजी कहा गया है। यहां तक मैंने आपके लिए दोस्तों मौलिक अधिकार बताए, उसके आर्टिकल्स बताए और किस आर्टिकल में क्या कहा गया है इसके बारे में बताया गया। इसके बाद बात करते हैं भाग 4 की। इसकी बात करते हैं दोस्तों भाग 4 की। तो जो भाग 4 है, भाग 4 में आपके लिए बताया गया है नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व है ये भाग 4 में है। इसमें है भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। और जो हमारे राज्य नीति निर्देशक तत्व ये लिए कहां लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए। कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इसमें कुछ प्रमुख लेते हैं जिसमें 39, 40, 44, 45, 46 और 50 जो आपके आर्टिकल है 36 से लेके 51, उसमें से कुछ प्रमुख ले लिया। आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 50। आर्टिकल 39 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, इसमें कहा जाता है कि भारत सरकार को निर्देशित किया जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं तो मुझे कम मिले, आप कर रहे हो तो आपके लिए ज्यादा मिले। यदि कार्य समान किया तो सभी के लिए समान वेतन मिले। आर्टिकल 39। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है आपका ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया। अर्थात भारत सरकार को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायतों का क्या किया जाए? गठन किया जाए। आर्टिकल 44 कहता है कि भारतीय संविधान मतलब आर्टिकल 44 कहता है कि भारत सरकार को यह निर्देशित किया जाता है कि समान सिविल संहिता हो, समान सिविल संहिता हो। अर्थात समान कार्य के लिए समान अवसर। तो 39 में था मतलब जॉब के लिए सभी के लिए समान अवसर है। इसके बाद आर्टिकल 45 हो गया। इस बाद आर्टिकल 45 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार क्या है? अनिवार्य है। आर्टिकल 46 कहता है कि गवर्नमेंट जो अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी आर्थिक एवं शैक्षणिक मदद कौन करेगी? शैक्षणिक कौन करेगी? सरकार करेगी। कौन करेगी? सरकार। और आर्टिकल 50 कहता है कि सरकार को यह निर्देशित किया जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग होकर कार्य करेंगे, अलग अलग होकर कार्य करेंगे, मिलकर कार्य नहीं करेंगे। ये थे राज्य के निर्देशक तत्व जो आर्टिकल भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। कहां से लिए? आयरलैंड से लिए गए। आर्टिकल 39 कहता है कि सरकार को निर्देशित किया जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39 कहता है सरकार के लिए निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायतों का क्या किया जाए? गठन किया जाए। आर्टिकल 44 कहता है सरकार के लिए निर्देशित किया जाता है कि समान सिविल संहिता हो। आर्टिकल 45 कहता है सरकार के लिए निर्देशित किया जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं शिक्षा का अधिकार हो। आर्टिकल 46 कहता है कि जो अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी आर्थिक एवं शैक्षणिक मदद कौन करेगी? सरकार करेगी। आर्टिकल 50 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार को यह निर्देशित किया जाता है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अलग अलग होकर क्या करेंगी? कार्य करेंगी। यहां तक दोस्तों मैंने आपके लिए नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया है। इसके बाद बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। ध्यान रखना दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य है जो मौलिक जो कर्तव्य हैं ये भारतीय संविधान में नहीं थे। शुरू में भारतीय संविधान में नहीं थे, परंतु लोगों के व्यवहार को देखते हुए भारतीय संविधान में लोगों को कुछ कर्तव्य दिए गए कि भारतीय संविधान का गवर्नमेंट का ही दायित्व नहीं है कि आप पूरे ऐशो आराम करिए।
कुछ लोगों का भी कर्तव्य है कि हमारे भारतीय संविधान हमारे देश के प्रति कुछ करें, जिसमें बता दिया जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को नहीं थे, पहले नहीं थे, बाद में ऐड किए गए। किसके आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ऐड किए गए। किसके आधार पर से ऐड किए गए? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ऐड किए गए। कब किए गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किए गए। इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। कितनी थी? 10। परंतु अब वर्तमान में 11वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, नहीं सॉरी 86वां संविधान 2003 के तहत एक 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया है। प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व है कि अपने बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा दिलाएं। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल्स की। दोस्तों कुछ आर्टिकल्स और बचे हैं, सेशन में बने रहिएगा। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इस सेशन के माध्यम से आप कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। यदि हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, यदि बात करें आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 52, 53, 54। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 52, 53, 54, आर्टिकल 61, आर्टिकल 72, आर्टिकल 123, आर्टिकल 143। इन आर्टिकल्स के बारे में देखना है। इसके बाद आर्टिकल 63, आर्टिकल 64, इसके बाद आर्टिकल 73, आर्टिकल 74, नहीं 73 नहीं, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। इसके बाद बात करते हैं 79, 80, 81, 108 भी यहीं पे है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो आर्टिकल आपका 52 है, आर्टिकल 52 में बताया गया है राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 52 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल जो 53 है, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। क्या है आर्टिकल 53 में? राष्ट्रपति की शक्तियां। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। कौन सी है? निर्वाचन प्रणाली। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया है। क्या है? महाभियोग प्रक्रिया है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान शक्ति है। क्षमादान शक्ति है। आर्टिकल 8 में 108 इमरजेंसी होता है, अर्थात इसे बोलते हैं, आर्टिकल 108 में है जो इमरजेंसी सिचुएशन अर्थात संयुक्त अधिवेशन। क्या है आपका? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कहलाता है। आर्टिकल 123 में है अध्यादेश। क्या है? अध्यादेश। आर्टिकल 143 में है राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? मदद ले सकता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट को मदद देने के लिए क्या किया गया है? बाद। आर्टिकल 43 में बोला गया है उपराष्ट्रपति का पद होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 64 में बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के प्रमुख के रूप में कार्य करेगा और इसे राज्यसभा के प्रमुख के रूप में ही क्या दी जाएगी? वेतन दी जाएगी। आर्टिकल 74 कहता है भारत के राष्ट्रपति को मदद देने के लिए मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्री परिषद में बहुमत दल का जो प्रमुख नेता होता है, बहुमत दल का जो नेता होता है लोकसभा का, उसे क्या बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 79, 80, 81, 79, 80 और 81, इसमें बताया गया है संसद के बारे में। आर्टिकल 79 किससे संबंधित है? संसद के बारे में संबंधित है। आर्टिकल जो 80 है वो लोकसभा से संबंधित है। आर्टिकल जो 81 है वो आपका राज्यसभा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यसभा से संबंधित है। यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 100 की बात करते हैं, आर्टिकल 100 के बाद बताया गया है, आर्टिकल 100 नहीं है सॉरी, आर्टिकल 110 है। आर्टिकल 110, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 116। इन तीन आर्टिकल्स को और देखते हैं। जो हमारा आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 116 और 117 आर्टिकल किससे संबंधित? धन विधेयक से। किससे? धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल जो 112 है, आर्टिकल 112 हमारा बजट से संबंधित है। आर्टिकल 116 जो आर्टिकल है वो लेखानुदान से संबंधित है।
लेखानुदान से संबंधित है। आर्टिकल 117 की बात करें तो ये बिल विधेयक से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिल विधेयक से संबंधित है। इस तरीके से दोस्तों मैंने इस सेशन के माध्यम से आपके लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख चीजों के बारे में बताने की कोशिश की, जिसमें आपकी शुरुआती तौर पे भारतीय संविधान की नींव के बारे में पढ़ाया, अनुसूचियों के बारे में पढ़ाया, इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ाया। इसके पश्चात मैंने आपके लिए भाग और आर्टिकल्स पढ़ाए, जिसमें आर्टिकल 1 भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, फिर नागरिकता के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में, राष्ट्रपति के कुछ आर्टिकल बताए, जिसमें राष्ट्रपति 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में उसकी शक्तियां, 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, 61 में महाभियोग, 72 में क्षमादान प्रक्रिया, 108 में संयुक्त अधिवेशन, 123 में आपका अध्यादेश, 143 में आपका संयुक्त अधिवेशन नहीं सुप्रीम कोर्ट के मतलब राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह के लिए बुला सकता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए। आर्टिकल 63 में राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति का पद है, परंतु आर्टिकल 64 में बोला जाता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा राज्य के सभापति के रूप में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, उसे सभापति के पद के लिए ही क्या दी जाएगी? वेतन दी जाएगी। आर्टिकल 14 मंत्री के रूप में बताया गया। इसके बाद आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में, आर्टिकल 112 बजट, 116 लेखानुदान, 117 बिल और ये आपके कुछ आर्टिकल हैं। यदि वीडियो पसंद आए और काम का लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।